बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको हम लोग स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल पर। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का। तो अभी मैं गो थ्रू करूँगा, लास्ट जो हम स्टडी करके आए हैं उसको हम पहले देख लें। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ स्टडी की, और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मलाइजेशन, वो हम आगे नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उस वक़्त हमने इसको सबसे पहले डाटा देखा था। मैंने आपको बताया था कि डाटा आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड अ डाटा, और अगर वो डाटा आपके पास होगा उसके ऊपर कोई चीज़ आपने परफॉर्म करनी है, कुछ ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं, तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो जब डेटाबेस नहीं था तो उससे पहले आपका जो वर्क होता था वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पर था। अब ये फाइल आपके पास रजिस्टर पे आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं या आप टेक्स्ट पैड पे कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, वो जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे थे वो आपके पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आती थी। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्टडी किया जिसमें मैंने आपको बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। एक चीज़ हमने डेटाबेस पढ़ी और एक पढ़ी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस आपका ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो डाटा होता है वो आपका डेटाबेस होता है, और उस डेटाबेस को जिस चीज़ के ऊपर आप वर्क करके बनाते हैं, एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमने इसमें स्टूडेंट का मैनेजमेंट सिस्टम देखा, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर कैंपस का मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टूडेंट आके इनरोल होता है और इनरोल होने के बाद उसका सारा डाटा आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में शेयरेबल होता है। वो चीज़ हमने पढ़ी, तो उसमें हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टडी किया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 3 या 4 जो मेन सिस्टम है जिसमें ये बनाया जाता है, जिसमें आपके पास एक्सेस जो है, आप जब ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो एक्सेस आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उसमें हम जो स्मॉल लेवल पे जो डेटाबेस बनाते हैं, जैसे कि आपने शॉप का मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, या आपने कोई मूवी की शॉप है उसका एक मैनेजमेंट सिस्टम सारा डाटा रख लिया, या एक स्मॉल लेवल पर आपके पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको रख लिया, तो उसमें एक्सेस यूज होगा। उसके बाद अगर आप इसको थोड़े से लार्ज लेवल पर लेकर जाएं तो हम सेकंड इसमें जो बनाते हैं वो बनाते हैं एसक्यूएल सर्वर पे। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर के बाद आपके पास माई सीक्वल आता है। माई सीक्वल में आपके पास ज़्यादातर एप्लीकेशन जो होती हैं वो ऑनलाइन डाटा उस पर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी। और अगर आप लार्ज लेवल पर इस डाटा को देखेंगे तो हम ओरेकल में इस डाटा को बनाते हैं। तो वो चीज़ें, ओरेकल की जो एग्जांपल है वो नादरा का मैनेजमेंट सिस्टम है, वो चीज़ें हमने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। आप लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए। ठीक है, ये समराइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपका ये सारा जितना भी मैंने पढ़ाया, आपको स्टडी करवाया है, वो आपका रिवाइज हो जाए। उसके बाद हमने एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस पढ़े थे, और एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस में क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें मेन चीज़ें आपको बताता हूँ। शेयरेबल होता है डाटा, आपका डाटा रिड्यूस हो जाता है, एक्सेसिबल होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ये चीज़ें हमने इसमें स्टडी की थी। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टडी किया था रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? जो डेटाबेस को क्रिएट करता है। ठीक है, डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट किस्म के फंक्शन अप्लाई करता है, या डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटी लगाता है। वो चीज़ें हमने ये रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में देखी थी। उसके बाद हमने स्टडी किया था डेटाबेस मॉडल। आपको मैंने बताया था आपके जो डेटाबेस के मॉडल हैं वो 5 होते हैं, जिसमें हायरार्किकल मॉडल आया था, नेटवर्क मॉडल आया था, रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। ये चीज़ें हम स्टडी करके आए हैं। और उसके बाद हमने लैंग्वेजेस, अब 3 लैंग्वेजेस मेन जो हैं आपके पास डेटाबेस की यूज होती हैं, जिसमें आपके पास DDL यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML और DCL, ये 3 लैंग्वेजेस आपके पास डेटाबेस में यूज होती हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको स्टडी करवाया था जी टेबल क्या होता है। रोल्स एंड कॉलम्स मिलकर आपका एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम डाटा को सेव करते हैं, उसी को रिकॉर्ड कहते हैं। फाइल्स का मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट्स क्या होता है। अब आपके पास टेबल में जो कॉलम होते हैं वो आपके पास
आपके पास एट्रीब्यूट्स आते हैं, ठीक है, और रो को आप टुपल कहते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। उसमें आपके पास फाइल क्या होती है और डाटा टाइप्स क्या होती है। अब डिफरेंट किस्म का डाटा इसमें सेव हो रहा होता है, जैसे कि इंटीजर डाटा। आपने अगर कोई नंबर सेव करना हो तो आप इंटीजर को सेव करते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी का नाम सेव करना हो तो आप इसमें टेक्स्ट सेव करेंगे। इसी तरह अगर आपने डेट एंड टाइम सेव करना हो तो वो भी आपके पास डाटा टाइप्स में ये चीजें आएंगी, करैक्टर में आएंगी, ठीक है। ये सारी इसकी टाइप्स होती हैं। उसके बाद हमने स्टडी की थी कीज। मेन कीज होती क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई होती हैं, जिससे आपका डाटा इजीली एक्सेसिबल होता है। दो टेबल को कंबाइन करने के लिए भी कीज यूज होती हैं। जो हमने फर्स्ट की पढ़ी थी, इसमें हमारे पास ये प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। एक टेबल की एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है। जब वो प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में जाके अप्लाई होती है, इस कॉल्ड अ फॉरेन की, ठीक है, ताकि उन दोनों का रिलेशनशिप आपस में बन सके। तो ये चीज हमने स्टडी की थी। उसके बाद मैंने आपको प्लानिंग डेटाबेस, आप डेटाबेस को प्लान कैसे करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो, उसका जितना भी डाटा होता है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि असल में हमारा क्लाइंट चाह क्या रहा है, आप डाटा बना क्या रहे हो, आपने असल में सिस्टम बनाना क्या, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती है। तो वो चीजें हमने प्लानिंग में देखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने स्टडी किया था रिलेशनशिप में आपके पास दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, एक यूनरी और एक बाइनरी। यूनरी ऑपरेशनशिप में एक ही एंटिटी होती है, यानी कि एक ही टेबल होता है। मैंने आपको बताया था एंटिटी एंड टेबल, आपके पास जो आपको आपने ऊपर फर्स्ट में पढ़ा टेबल, उसको आप एंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि अपने फंक्शन को ही कॉल कर रही है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक मैनेजर है, वो एक एम्प्लॉय भी है, ठीक है, वो एम्प्लॉय को टास्क भी देता है, मतलब वो खुद भी एम्प्लॉय है और वो डिफरेंट एम्प्लॉय को टास्क भी दे रहा है, तो वो एक ही टेबल होगा एंटिटी का, ठीक है, यानी कि वो अपने आप को कॉल कर रहा है, ठीक है, रिकर्सिव कॉल इसको बोलते हैं हम। ये चीज हमने देखी थी। बाइनरी में आपके पास दो टेबल होना मस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें आपको बताया था, एक स्टूडेंट है, ठीक है, और एक टीचर है। अगर आपने स्टूडेंट का डाटा देखना है और देखना है कि कौन सा टीचर उसको स्टडी कर रहा है, और इनमें जो भी आपके पास रिलेशनशिप आ रहा है वो 1 to 1 भी हो सकता है, वो 1 to many भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं ये आपके पास बाइनरी रिलेशनशिप में आएगी। फिर मैंने आपको रिलेशनशिप में बताया था कि 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, many to many होता है। ये चीजें हमने स्टडी की थी। इसके बाद मैंने आपको ईआर डायग्राम में आप डिफरेंट किस्म के सिंबल्स यूज करके उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो चीजें हमने देखी थी। और एक बड़ा हमने मैनेजमेंट सिस्टम देखा था, जो था आपके पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये चीजें हमने स्टडी की हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है आपका। ये टॉपिक जो है कुछ बुक्स में, जो आपके पास न्यू बुक्स हैं उसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो आपके पास ओल्ड बुक हैं उसमें ये टॉपिक अवेलेबल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके डेटाबेस के लिहाज से भी, आपके एग्जाम के लिहाज से भी, ठीक है। इसमें आपके पास जो चीज आती है वो नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटाबेस बना हुआ है, उसमें डिफरेंट किस्म का डाटा आ रहा है, उसको आपने नॉर्मलाइज करना है, मतलब उसकी डुप्लीकेशन खत्म करनी है, यानी कि डाटा बार बार रिपीट ना हो। अगर डाटा बार बार रिपीट होगा तो आपके पास नंबर ऑफ डाटा बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगा, आपकी जो है मेमोरी वो बहुत ज्यादा यूज होगी। उन चीजों को देखते हुए आपके पास 3 फॉर्म्स हैं। नंबर 1 आपके पास है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड वाली आपके पास सेकंड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन, और थर्ड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन। तो ये मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है, ये वाला टेबल आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है। वो जो बुक में अवेलेबल है उन्होंने नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में ही पूरा टेबल बनाकर आपको समझाया हुआ है। तो ये मैं आपको समझाता चलूं। सबसे पहले हमने एक टेबल बनाया जो कि है मेंबर आईडी, नेम, टेलीफोन, बुक आईडी, टाइटल, ऑथर और बुक पब्लिश डेट, जो भी डेट उसमें पब्लिश हुई वो है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये चीज होती है कि अगर आपके पास एक आईडी है, यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाइज के प्राइमरी की इज अ मेंबर आईडी। अगर 481 ये एक आईडी है, ये राजा इमरान के पास है, ठीक है, और इसका फोन नंबर भी आपके पास 2 आ रहे हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो ये दोनों फोन नंबर्स आपके पास सेम है, लेकिन जब आप बुक आईडी में आते हैं तो वो 2 बुक आईडीज यूज कर रहा है, ठीक है,
और उसमें दो जो बुक आईडीज यूज कर रहा है, उसमें एक जावा की बुक है, एक इंट्रो टू इंटरनेट की बुक है, और इसके दोनों के दोनों ऑथर जो हैं वो डिफरेंट हैं, एक अली और एक रिजवान, और इसकी पब्लिश डेट भी डिफरेंट है, जो कि आपके पास है 2006 और 2009। तो आपकी बुक में इसको जब नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में किया गया तो इसने क्या किया कि इसकी आईडी डिफरेंट, जो आपके पास सेम थी उसको इसने अलग अलग कर दिया, राजा इमरान नाम भी सेम था अलग अलग कर दिया, टेलीफोन नंबर भी सेम थे अलग अलग कर दिया। अब यहां पर जब आपके पास आईडी आई, देखें आईडी में आपके पास डिफरेंट थी, ऊपर वाली फॉर्म में क्या चीज हो रही थी कि आपके पास आईडी आ रही थी, क्योंकि ये राजा इमरान की यूनिक आईडी थी और वो दोनों डाटा आपका एक ही उसमें उसने डाला हुआ था, तो उसको नॉर्मलाइजेशन करके उसने दो अलग फील्ड में डाल दिया, ठीक है। और अब ये बुक आपके पास दो डिफरेंट बुक्स थी, एक जावा की एक इंटरनेट की, ये दोनों अलग कर दी, और इसी तरह आपके पास इसने ऑथर की जो बुक्स थी उनके नाम अलग अलग थे, एक अली और एक अमजद, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ये 2006 में पब्लिश हुई और एक 9 में, तो ये वाली जो सेकंड वाली फॉर्म है ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है, ये आपकी बुक में भी एक टेबल बना हुआ है जो कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में है, ये ऊपर वाला टेबल नहीं है, ये आपको मैंने समझाया है कि आपके पास इसमें डाटा होगा तो नॉर्मलाइज ऐसे होगा, तो बुक में आपका उन्होंने डायरेक्ट नॉर्मलाइज किया हुआ है। सेकंड फॉर्म में आते हैं। सेकंड फॉर्म आपके पास रिमूव करना होता है पार्शियल फंक्शंस को। आपके पास एक देखें स्टूडेंट आईडी 481 481 481, यानी कि स्टूडेंट आईडी सेम है, ठीक है, लेकिन आपके पास यहां पर आकर देखें यूनिट कोड जो आपके पास 443 है, 471 है और 422 है। तो अब इसको जब इसने पार्शियल खत्म किया तो आपके पास जो नेक्स्ट चीज आपके पास आ रही है वो आपके पास यूनिट कोड आ रहा है UC 443 और UC 471, ठीक है, जो कि यहां से इसने उठाकर यहां पर लेकर आया है। अब ये यूनिट, क्योंकि आईडी तो सेम थी, ठीक है, लेकिन यूनिट के अकॉर्डिंग आपके पास जो कोर्सेज थे वो भी आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं, तो उसने इसको नॉर्मलाइज करके आपके पास कोर्स भी अलग कर दिए, और ये इसकी जो डिपेंडेंसी थी वो इसने खत्म कर दी, और डेटाबेस की एक बुक है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम की है, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपके पास आ रहा है। इसी तरह जो आपके पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल के अंदर कोई भी डाटा, मतलब कि अगर आपका यूनिट है तो वो डिपेंड नहीं कर रहा कोर्स कोड पर, ठीक है, अगर आपका यूनिट का नेम है तो वो डिपेंड नहीं कर रहा आपकी बुक के ऊपर, हर एक इंडिविजुअल है, डिपेंड नहीं कर रही, इसमें आपका जो भी डाटा आएगा वो आपका डाटा डुप्लीकेट नहीं होगा। तो इसमें आप ये देखें UC 443, जैसे कि वो लास्ट में आपके पास DB वाली बुक थी डेटाबेस की, उसका कोर्स कोड जो है वो आपके पास कंप्यूटर 2010, और इसमें आपके पास कोर्स का नाम जो है वो कंप्यूटर है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये सेकंड बुक का आपके पास कोड है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नाम है, उसके बाद कोर्स का नाम आपके पास यहाँ पे 2010 में लिखा हुआ है, और ये आप देखें कोर्स का नाम सेम है दोनों में, लेकिन उसके यूनिट नंबर डिफरेंट हैं, तो इसलिए इसने इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में किया। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 था जो कि हमने स्टडी किया, जिसमें आपके पास डेटाबेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी। अब जो चैप्टर नंबर 8 है वो तकरीबन आपका टोटली जो है वो प्रैक्टिकल है, तो इंशाल्लाह उसका तकरीबन कंप्लीट प्रैक्टिकल मैं बनाऊंगा और प्रैक्टिकल बनाकर आपको बताऊंगा, ताकि आप ये चीज़ें जो हमने यहाँ पे स्टडी की हैं वो इस पर अप्लाई होंगी। तो अगर इसको आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा, और नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 होगा उसको आप स्टडी कीजिएगा, ताकि जब हम प्रैक्टिकल कर सकें तो आप उससे आपको अंदाज़ा हो सके कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं। तो यही वाली चीज़ें जो होंगी वो आपके पास आपके प्रैक्टिकल में भी यही आएंगी जो बुक में हम बनाएंगे, क्योंकि आपका ये वाला प्रैक्टिकल आपका तकरीबन सारा प्रैक्टिकल ही इसके ऊपर बेस करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।